हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर बोले या फिर मॉडल पेपर बोले। ठीक है, तो आप जितने भी तैयारी कर लीजिए आपके क्लास 12 के एग्जाम के लिए, वो इनकम्प्लीट है जब तक कि आपको ये पता नहीं चले कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपको उसका आंसर किस तरीके से करना है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग के, देखिए शुरुआत में क्या होता है, स्टार्टिंग के 10 आपके एमसीक्यू आते हैं, उसके बाद फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, देख सकते हैं। अगर टाइम बचा तो हम लोग इसके आगे के और 5 क्वेश्चंस लिखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए, हम लोग का एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, अभी हमारा 25 चल रहा है, 25 में एग्जाम होने वाली, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है 1 एंड 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट होता है, ये बीओपी चैप्टर का है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट इज सम टोटल ऑफ, ये जो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट है ये क्या होगा, सम टोटल है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट क्या होता है, सम टोटल होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनविजिबल, मतलब इनविजिबल दोनों का, इनविजिबल आइटम। जब भी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे वहां पे हम लोग ने दो तरीके के आइटम देखे, एक तो विजिबल और दूसरा इनविजिबल आइटम। ठीक है, तो ये जो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट है वो सम है बैलेंस ऑफ ट्रेड का और बैलेंस ऑफ इनविजिबल का, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ऑप्शंस देखिए क्या बोला जा रहा है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट का। ठीक है, बीओटी ऐसे ही निकलता है, जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल जाता है। ये आंसर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज द सम टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 10। मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू दे दिया गया है 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मनी मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू 1/r, ये जो स्मॉल r है ये रिप्रेजेंट करता है लीगल रिजर्व रेशियो को। ठीक है, अब देखिए मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या है, 10 इज इक्वल टू 1/r, r का वैल्यू आपको निकालना है लीगल रिजर्व रेशियो का। अब देखिए ये r इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, ऐसे आएगा। तो अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग कितना आएगा, 0.1। ठीक है, इसका आंसर होगा या तो 0.1 या फिर आप बोल सकते हैं 10%। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0.1 या फिर 10%। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, आंसर विल बी बी, 0.1 या तो फिर 10%। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे इरेज हो गया है, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा एग्रीगेट है, कि हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, एग्रीगेट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि when aggregate demand is greater than, ठीक है, ये जो AD है ये क्या बड़ा है AS से। ठीक है, when aggregate demand is greater than aggregate supply, इन्वेंटरीज का क्या होगा। ठीक है, लोग अगर ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो जो भी स्टॉक में सामान है वो तो ख़त्म होता जाएगा, वो तो कम होता जाएगा, वो गिरता जाएगा, फॉल करेगा, ठीक है। तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेंटरीज क्या होगा, फॉल होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका सी। अब लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, ठीक है, एक करेंसी के टर्म में दूसरा करेंसी, ठीक है, वो अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, दूसरे के कंपैरिजन में दो करेंसी रखे हैं और दोनों का हम लोग क्या करें, एक करेंसी के कंपैरिजन में दूसरा, वो क्या हमारा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्राइस ऑफ वन करेंसी, एक करेंसी का प्राइस इन टर्म्स ऑफ अनदर, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। और कोफिशिएंट 1 माइनस बी इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ये जो बी है, ये बी है, इसको हम लोग एमपीसी भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन अगर हम पूरा ये बात करें कोफिशिएंट 1 माइनस बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है। तो आपने चैप्टर किया होगा, ठीक है, लेकिन ये जैसे कि 5th वाला ऑप्शन आ गया, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि यहाँ तक आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर ये इन्वेंटरीज आपको नहीं समझ में आया और आप गलत ऑप्शन में टिक लगा दी, इसलिए ये क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज, ठीक है, तो ये जो कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, कैपिटल स्टॉक, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, इसका और क्या नाम है, कैपिटल स्टॉक का और क्या नाम है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, मतलब कि इन्वेस्टमेंट, कैपिटल लॉस या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैपिटल स्टॉक, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बी। इसके बाद क्वेश्चन है, इज द मेन, फिल इन द ब्लैंक्स, इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स था, पर जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा बैंक है या फिर कहाँ कहाँ से जो मनी, मतलब मेन सोर्स आपको बताना है मनी सप्लाई का, ठीक है। तो ऑप्शंस में देख सकते हैं, नन ऑफ दीज, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो मेन सोर्स की बात करें तो वो आपका हो जाएगा, मेन सोर्स की अगर हम बात करें तो वो आपका दोनों होता है, सेंट्रल बैंक भी होता है, कॉमर्शियल बैंक भी होता है, दोनों आपके मेन सोर्स है, सेंट्रल बैंक भी, कॉमर्शियल बैंक भी, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, ऑप्शन इसका हम लोग टिक लगाते हैं बी, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, हम लोग को करेक्ट करना है इन्फ्लेशनरी गैप अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप को, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, करेक्ट। कैसे करेक्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेंगे, जहां पे क्या होगा, इसको करेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो लोग क्या करते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है
तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बोरो नहीं करते, ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेते हैं। इससे क्या होगा, जो क्रेडिट है ठीक है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लोग ज़्यादा पैसे क्रेडिट नहीं लेंगे, ठीक है, बैंक से पैसे नहीं लेंगे, तो डिमांड फॉर क्रेडिट, ठीक है, डिमांड फॉर क्रेडिट वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जो भी हम लोग जो क्रेडिट लेते हैं, जो इन्वेस्टर्स क्रेडिट लेते हैं, वो क्या हो गया, घट गया। जब वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया तो कंजम्पशन भी डिक्रीज हो गया, ठीक है, कंजम्पशन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किए, जहां पे इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो डिमांड फॉर क्रेडिट, ठीक है, जो क्रेडिट है उसका डिमांड हम लोग नहीं कर, मतलब बहुत कम करे, इन्वेस्टर बहुत कम क्रेडिट ले रहे हैं, जिसके कारण वो बहुत कम लोन ले रहे हैं, जिस कारण वो क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कट इन द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, इंक्रीज इन टैक्सेशन, कट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, नन ऑफ दिस। अभी बात की जा रही है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा ए। अब मैंने ऐसे तुक्का लगा के नहीं बोला, इसको अभी हम लोग प्रूव करते। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर रहे थे इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा तो क्रेडिट क्या हो गया, घट गया, फॉल किया, ठीक है, क्रेडिट क्या हुआ, फॉल किया। क्रेडिट फॉल करेगा मतलब कि क्या हुआ, वही चीज यहाँ पे दूसरे वर्ड में लिखा हुआ है, कट इन दी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कट हो रहा है। मैंने इसको क्या लिखा, क्रेडिट क्या होगा, फॉल करेगा, बात एक ही है, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल के दिया जाए, इसका आंसर भी बदल जाएगा। कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप अंडर, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर इसके जगह पे अगर फिस्कल पॉलिसी लिखा होता तो इसका आंसर ए नहीं होता। अगर फिस्कल पॉलिसी लिखा होता इसका आंसर बी और सी होता, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बोला गया इसलिए इसका आंसर ए है। अगर फिस्कल की बात करते तो टैक्सेशन और कटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये इसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम का पेपर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी हम लोग ने मॉडल पेपर की जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम लोग के सबसे फर्स्ट में आते हैं एमसीक्यू, ठीक है, तो ये हमारा 2024 इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने शुरुआत की, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते 10 आते हैं, ठीक है, तो वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग ने आज किए हैं, कल मैं लॉन्ग क्वेश्चन जिसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं कल करवाऊंगी। तो आज शुरुआत हम लोग ने एमसीक्यू से किया। हम लोग जैसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, एकदम सीरियल वाइज आपको आंसर करना है। शुरुआत में आपको 10 एमसीक्यू आएंगे, आप सबका आंसर कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना होगा, आप उसको करिए। फिर उससे बड़े वाले आएंगे, आप उसको करिए। ऐसे आप एकदम सीरियल वाइज क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जिससे कि जो कॉपी चेक करे उनको भी थोड़ा इजी हो जाए चेक करने में। ऐसा नहीं करना है कि पहले 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर 10 में आ गए, ऐसे नहीं, एकदम सीरियल वाइज आप करते जाइए, ठीक है।
तो आज हम लोग ने मॉडल पेपर के क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग को इससे काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम में। और अगर आपको कोई और भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।